नमस्कार, ट्राई सिटी बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं रूही ग्रोवर और सबसे पहले न्यूज़ हेडलाइंस। मोहाली समेत पंजाब के सभी जिलों में नाइट कर्फ्यू का समय रात 8 बजे से होगा शुरू। रविवार को बंद रहेंगी सभी दुकानें। पंजाब आने वाले यात्रियों को दिखानी होगी 72 घंटे पुरानी कोविड रिपोर्ट। विदेश जाने का सपना देख रहे चंडीगढ़ के छात्रों ने किया गुस्से का प्रदर्शन। वीजा ना मिलने से भविष्य को लेकर दिखे हताश। और मोहाली के खरड़ नगर परिषद में हुए हंगामे से चुनाव स्थगित। आगामी चुनाव 3 मई को होगा। पंजाब में सीएम कैप्टन अमरिंदर ने कोविड के बढ़ते मामलों के कारण पाबंदियां और सख्त कर दी हैं। मंगलवार से राज्य में नाइट कर्फ्यू का समय रात 8 बजे कर दिया गया है, जो सुबह 5 बजे तक जारी रहेगा। वहीं मोहाली समेत पंजाब के सभी जिलों में कोचिंग सेंटर, बार, सिनेमा हॉल और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बंद करने के आदेश दिए गए हैं। वहीं रेस्टोरेंट्स और होटल सोमवार से शनिवार तक के बीच ही सिर्फ होम डिलीवरी के लिए ऑर्डर ले सकेंगे। कोविड जांच के लिए RT-PCR और रैपिड एंटीजन टेस्टिंग RAT की कीमत भी प्राइवेट लैब्स में 450 से घटाकर 300 रुपये कर दी गई है। वहीं पंजाब में रविवार को सभी शॉपिंग मॉल, बाजार और दुकानें बंद रखने के आदेश दिए गए हैं। ये पाबंदियां 30 अप्रैल तक लागू रहेंगी। पंजाब आने वाले यात्रियों को भी 72 घंटे के भीतर कराई हुई कोरोना जांच रिपोर्ट दिखानी होगी। हवाई यात्रियों को हवाई अड्डे पर ही RAT टेस्ट कराना होगा। जो लोग धार्मिक समागमों से पंजाब लौटेंगे उन्हें खुद को 5 दिनों के लिए अपने घर में आइसोलेट करना होगा। पंजाब में सभी यातायात साधनों में सिर्फ 50% क्षमता की सवारी की अनुमति दी गई है। चंडीगढ़ में धारा 144 लगी हुई है। बावजूद इसके हजारों की संख्या में युवा इकट्ठे हुए और न सिर्फ इकट्ठे हुए बल्कि कोरोना प्रोटोकॉल का भी पालन नहीं किया गया। ये सभी स्टूडेंट्स वीजा ना मिलने से परेशान हैं। इन सभी स्टूडेंट्स को 1 साल से ऊपर हो गया है जिन्हें अभी तक वीजा नहीं मिल पाया। वीजा ना मिलने पर आज हजारों की संख्या में कनाडा एम्बेसी के बाहर पहुंचे और जोरदार प्रदर्शन किया। ये स्टूडेंट हाथों में कनाडा के PM जस्टिन ट्रूडो के फोटो भी लिए हुए थे। इन स्टूडेंट्स का सिर्फ यही कहना है कि उनके भविष्य को देखते हुए उनकी सोचें बात करने पर इन स्टूडेंट्स का कहना था कि वो करीब 10,000 स्टूडेंट्स हैं जिनका वीजा नहीं लगा और एक स्टूडेंट ने 15 लाख रुपए इन्वेस्ट किए हैं। वो कई बार सोशल मीडिया के जरिए ऑनलाइन माध्यमों से भी शिकायत कर चुके हैं। बावजूद इसके काउंसिल की ओर से कोई रिस्पांस नहीं आया, जिसके बाद मजबूरी में यहां आकर प्रदर्शन करना पड़ रहा है। अब अगला सेमेस्टर भी शुरू हो गया है। अगर जल्द कोई फैसला नहीं लिया गया तो उनका भविष्य खराब हो जाएगा। सर मांग साडी इहो ही आ भी यहाँ सानू वीज़ा दो या रिफ्यूजल दो। साल मार्च 2020 ਦੀ फाइल लाई है मैं जी 2 ਵਾਰ मैडिकल करा लिया, सारी फाइल कंप्लीट है तो मैनू हजे तक इन्होंने कोई रिस्पॉन्ड नहीं देंदे मेरी फाइल ते दूजी स्टेट्स वाले तो हफ्ते भी वीज़े आउंडे आ ते सानू इन्होंने लटका के रखा, कोई रिजल्ट नहीं देंदे। जे इन्होंने मेल करी दी है या मैसेज करीदा वा कि गाड़ियों आंदे आ भी कोरोना वा तो कल्ले क्यूबिक के 10 कॉलेजिस नहीं कोरोना, बाकी कॉलेजिस में महीने हफ्ते के वीज़ा देन डे सारा कुछ। बच्चे ट्रैवलिंग भी करन डे आ ते सानू इन्होंने लटका के रखा। जे सर इन्हों की कोई प्रॉब्लम इशू आ गौरमेंट का इन्होंने कॉलेजा ना सानू रिफ्यूजल देनी या कॉलेजिस में कहने इन्हों फुल रिफंड करो। जे अं हम 2 समैस्टर अं ऑनलाइन क्लासिस ला ले आ, जे अं हम फाइल विड्रॉ करिए साडा 5 तो 5.5 लाख रुपया कट्टिया जाना, वो सर पैसे कौन वापस करूँगा? सर 1 तो $1.5 बिलियन इन्होंने अपने को रखे है जी। हाँ जी सर मिलन की मिलते नहीं है सर, मैसेज या मेल करते हैं, कोई ट्वीट नहीं करते। उदा फालतू ट्वीट रोज़ करते रहते हैं तो क्यूबिक का कोई ट्वीट नहीं करते सारे। सर अं इन्हों की IRCC ਨੂੰ डिफेम नहीं करते पर सर सानू रिजल्ट चाहिए। अं भी पैसे लाए आ, साड़ी जी आइलट्स एक्सपायर होने वाली है सर सितंबर से, तो सर अं किधर ਨੂੰ जावांगे? लाख रुपया आइलट्स से लाता सर, महा आइलट्स के बैंड ले 6-6.5 बैंड ले हैं। चंडीगढ़ में कोरोना के लगातार बढ़ते मामलों को लेकर चंडीगढ़ प्रशासन ने गाइडलाइन जारी की थी और इस नई गाइडलाइन के मुताबिक कई चीज़ों पर बंदिशें लगाई थी, जिसके तहत वीकली लॉकडाउन भी लगाया गया था। इस नई गाइडलाइन में जिम और स्पा को बंद करने का फैसला भी किया गया था, जिसको लेकर सोमवार को सेक्टर 17 प्लाजा में जिम ऑनर्स ने शांतिपूर्वक प्रदर्शन किया, जिनका कहना था कि एक बार फिर जिम वालों पर ही गाज गिर गई है। जबकि पिछले साल भी लॉकडाउन पर जिम ही बंद हुए थे। इनका कहना था कि अगर जिम ही नहीं चलेंगे तो वे बेरोजगार हो जाएंगे और कैसे हो अन्य स्टाफ के मेंबरों को वेतन दे सकेंगे। हर बार ये गाज जिम वालों पर ही क्यों गिरती है, इसका उन्हें काफी हर्जाना भरना पड़ेगा। चंडीगढ़ प्रशासन को चाहिए कि एक बार वो इस फैसले पर पुनर्विचार करें और उन्हें थोड़ी राहत दें। सर जो जिम्स बंद किए वो हमारा ही नुकसान नहीं, हमारे से अटैच जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उन सब का ही हमारे साथ लिंक है। अगर हम नहीं अर्न करेंगे तो हम तनख्वाह कैसे निकालेंगे बताइए? हमारे साथ वो भी बेरोजगार हो जाएंगे, वो जो थोड़ा सा अर्न कर रहे हैं। इसके बारे में ऐसा है सर, जैसे अभी UT एडमिनिस्ट्रेशन ने अभी जो लॉकडाउन लगाया है और वीकेंड लॉकडाउन, तो वो तो ठीक था, बट हम जिम्स वाले इसलिए इकट्ठे हुए हैं कि हमारे जिम्स जो हैं वो 30 अप्रैल तक उन्होंने बंद कर दिए हैं, जिम एंड स्पा ओनली। तो बाकी सर्विसेज ऑलवेज जैसे सेम रनिंग है।
तो हम ये चाहते हैं कि हमारे बारे में कंसीडर किया जाए। हम एडवाइज़र साहब से और डीसी साहब से मिलने जा रहे हैं आज, उनको ये अपना मेमोरेंडम देने जा रहे हैं कि हमारे बारे में सोचा जाए। हम तो पहले ही बहुत ज़्यादा लॉसेस में हैं, तो इसके बारे में मतलब हम उनसे एक उनको विचार करने के लिए कहेंगे। मोहाली के खरड़ नगर परिषद कार्यालय में आज खूब हंगामा हुआ। दरअसल यहां अध्यक्ष पद के लिए चुनाव होना था। चुनाव प्रक्रिया कर रहे एसडीएम हिमांशु जैन पर पार्षदों ने कुर्सी से हमला करने की कोशिश की। इसके बाद चुनाव स्थगित कर दिया गया। शिरोमणि अकाली दल शियद ने अध्यक्ष पद के लिए अपना दावा पेश किया है। करीब 15 अकाली पार्षद एक ही ड्रेस में श्री अनंतपुर साहब से पूर्व सांसद प्रेम सिंह चंदूमाजरा, अकाली दल के खरड़ से प्रत्याशी रहे रंजीत सिंह गिल के नेतृत्व में परिषद कार्यालय पहुंचे। चुनाव को लेकर 4 प्रस्ताव थे। सबसे पहले पार्षदों को शपथ दिलवाई जानी थी, इसके बाद अध्यक्ष पद का चुनाव होना था। एसडीएम खरड़ हिमांशु जैन ने बताया कि जैसे ही पार्षदों का शपथ ग्रहण समारोह खत्म हुआ, एक ग्रुप ने उन पर हमला करने की कोशिश की, उन्हें मारने के लिए कुर्सी तक उठा ली, जिसके बाद चुनाव रद्द किया गया। खरड़ नगर परिषद का चुनाव 2 माह बाद हो रहा था। मोहाली नगर निगम सहित 7 नगर परिषदों के चुनाव के नतीजे बीते 17 फरवरी को घोषित किए गए थे। इस पर इधर पूर्व सांसद सदस्य प्रेम सिंह चंदूमाजरा ने कहा कि ये पूरी तरह से लोकतंत्र की हत्या है। कांग्रेस ये बर्दाश्त नहीं कर रही कि जनता ने जो फैसला लिया है वो उनके पक्ष में नहीं है, इसलिए इस तरह की धक्केशाही सत्ताधारी कांग्रेस की ओर से की जा रही है। चंदूमाजरा ने कहा कि कांग्रेस आजाद पार्षदों को अपनी ओर करना चाह रही है, जो कि शियत को अपना समर्थन दे चुके हैं, लेकिन जो कांग्रेस चाह रही है वो नहीं होगा। वहीं चुनाव के दौरान कोरोना बचाव नियमों की जमकर धज्जियां उड़ी। ना समर्थकों ने मास्क पहन रखे थे, ना कोई शारीरिक दूरी थी। अधिकारियों से लेकर सब परेशान थे कि हो क्या रहा है। समर्थकों को समझाया जा रहा था, लेकिन कोई समझने को तैयार नहीं था। चुनाव के दौरान मीडिया को अंदर जाने की अनुमति नहीं थी। पार्षदों के अलावा कोई भी अंदर नहीं जा सकता था। ऐसे में हमला किसने किया, ये एसडीएम नहीं बता सके। एसडीएम हिमांशु जैन ने कहा कि अंदर वीडियोग्राफी हो रही थी, जो कि डीएसपी खरड़ को सौंपी जाएगी। जो भी हमले में शामिल थे उन पर मामला दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी। और बता दें, अब चुनाव आगामी 3 मई को होगा। ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਆਪਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਰਹੇ। ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ? ਜਿਹੜੇ ਕੌਂਸਲਰ ਆ ਜਾਣੇ, ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਚ ਆ ਜਾਣਾ ਸਰ, ਕਿੰਨਾਂ ਨੇ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਧੱਕਾ ਕਰ ਰਹੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸੀ? ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਕਿੰਨੇ ਕਾਉਂਸਲਰ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਕੋਲ ਜੀ? 15 ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਸਾਰੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਰੇ 15 ਬੰਦੇ ਪੂਰੇ। ਉਹਨਾਂ ਪਤਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਈ ਬਹੁਮਤ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਰਾਮਾ ਰਚ ਕੇ ਸਹੁੰ ਚੁਕਾਈ ਹੈ ਜੀ। ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਰ ਅਗਲਾ ਐਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ? 3 ਮਈ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੀ ਡੇਟ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਅਗਲਾ ਸਾਡੇ ਹੁਣ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਕਰੇਗੀ। ਹੁਣ ਐਕਸ਼ਨ ਕੋ 3 ਮਈ ਤਰੀਕ ਪਾਈ ਹੈ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ। 3 ਮਈ ਕਾਹਦੇ ਪਾਈ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ 15 ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹਾਜ਼ਰ ਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹਾਜ਼ਰ ਆ। ਉਹ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਬਾਈਕਾਟ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੈਠੇ ਆ ਜੀ। ਸਾਡੀ ਵੋਟਿੰਗ ਕਰਾ ਦੇਣੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੈਠੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹਾਜ਼ਰ ਆ। ਸਾਡਾ ਕਰਾਉਣ ਇਲੈਕਸ਼ਨ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਹੋਏ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਹੁਦੇਦਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸੀ, ਪਰ ਲਮਕਾ ਕੇ ਲਟਕਾ ਕੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਬਹੁਮਤ ਆਉਣ ਦੇ ਚਾਂਸ ਸੀ ਜਾਂ ਹੈ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕੀਤੀ। ਆਹ ਖਰੜ ਦੀ ਚੋਣ ਤੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਨਇਆ ਗਾਉਂ ਦੀ ਚੋਣ ਵੱਲ ਲਮਕਾ ਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਉਣਾ ਪਿਆ। ਸਰ ਇੱਥੇ ਐਸਡੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 20 ਮਿੰਟ ਲੇਟ ਆਏ ਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇੱਥੇ ਪਿੱਛੋਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਮਦਈ ਸੁਸਤ ਗਵਾਹ ਚੁਸਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਵੀ ਆ, ਤੇ ਕਾਉਂਸਲਰ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਐਸਡੀਐਮ ਸਾਹਿਬ 20 ਮਿੰਟ ਲੇਟ। ਉਹ ਵੀ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆ 4 ਵਾਰੀ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕੀਤੇ ਅਸੀਂ। ਸਰ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਐਂਟਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਚੋਣ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਚੋਣ ਹੋਵੇ ਉਹ ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਹੋਵੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਵੀ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਚੌਥਾ ਪਿੱਲਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਆ। ਪ੍ਰੈਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੜੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਆ, ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੁਕੋ ਕੇ ਪ੍ਰੈਸ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੋਕ ਰਾਜ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣਾ ਪ੍ਰੈਸ ਤੋਂ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਜਮਹੂਰੀ ਸਿਸਟਮ ਤੇ ਸਵਾਲੀਆ ਚਿੰਨ੍ਹ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬੈਡ ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੀ ਕਿਤੇ ਮੈਲਾਫਾਈਡ ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਦੀ ਸੰਕੇਤ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਵਰਤ ਲੈਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਜੇ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗੇਟ ਤੋਂ
ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਤੀਜਾ ਬਾਹਰੇ ਕੱਢਤਾ ਗੇਟ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਰੇਆਮ 15 MC ਜਦੋਂ ਗੇਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਂਟਰ ਹੋਏ ਔਰ ਕਹਿ ਕੇ ਹੋਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨਾਲ ਆ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਆਰਡਰ ਮੰਨਾਂਗੇ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦਾ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾਊਗਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾਂਗੇ। ਇਹ ਕੱਲਾ 15 MC ਗੇਟ ਤੇ ਪਬਲਿਕਲੀ ਮੀਡੀਆ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਹਿ ਕੇ ਗਿਆ। ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਸੇ ਗੇਟ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ 12 MC ਆਏ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਹੋਣ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਜਿਤਾਇਆ। ਸੋ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਨੀ ਚੋਣ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ MCA ਨੇ ਕੀਤੀ ਆ, ਭਾਵੇਂ प्रशासन फॉर्मल तौर पर चोन अंदर करे। चंडीगढ़ की सड़कों पर इको फ्रेंडली इलेक्ट्रिक ऑटो दौड़ते नजर आएंगे। डायरेक्टर ट्रांसपोर्ट चंडीगढ़ उमाशंकर गुप्ता ने आज 20 लोगों को इस आकर्षक इलेक्ट्रिक ऑटो की चाबियां सौंपी। इस ऑटो की खास बात यह है कि इसे कहीं भी चार्ज किया जा सकता है। इसे एक बार 3 घंटे चार्ज करने के बाद ये 120 किलोमीटर तक चलाया जा सकता है, यानी पूरे चंडीगढ़ में ये ऑटो आसानी से चलाया जा सकेगा। शहर में ही इसके रजिस्ट्रेशन की सर्टिफिकेट मिलेगी। इसका शहर में कोई रोड टैक्स भी नहीं लगेगा। डायरेक्टर ट्रांसपोर्ट उमाशंकर गुप्ता ने बताया कि ये नए मोबाइल चार्जिंग वाले इकोनॉमी ऑटो लोगों के लिए वरदान साबित होंगे और इससे शहर की आबो हवा को भी कोई नुकसान नहीं होगा। उन्होंने बताया कि ये नया इलेक्ट्रिक ऑटो इकोनॉमी पब्लिक ट्रांसपोर्ट की हर शर्त पर खरा उतरेगा। उन्होंने ये भी बताया कि इस ऑटो की बैटरी 4 से 5 साल तक चलती रहेगी। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਜੋ ਮੋਟਰਸ ਖੁਸ਼ਵੀਰ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਓਨਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੀ ਤੇਜਦੀਪ ਸੈਣੀ ਜੀ ਸੈਕਟਰੀ STA ਵੀ ਆਏ ਨੇ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਛਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਹੀਕਲਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਟੈਕਸ ਦੀ ਵੀ ਮਾਫੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ 2023 ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਹੀਕਲਸ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਣਗੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਡ ਟੈਕਸ ਦੀ ਮਾਫੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਆਟੋਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਫੀ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਡੀਜ਼ਲ ਆਟੋਸ ਨੂੰ ਬੈਨ ਕਰਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸਿਰਫ CNG ਵਾਲੇ ਹੀ ਅਲਾਊਡ ਹੈ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਬੈਟਰ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਆਈ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਕੋਈ ਅੰਦਾਜ਼ਨ 3000 ਡੀਜ਼ਲ ਆਟੋ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਰਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੇ ਪਰਮਿਟ ਨੇ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀਗਾ 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵੈਪਿੰਗ ਬੈਟਰੀ ਵਾਲਾ ਮਾਡਲ ਆਟੋਸ ਦਾ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਟਰੀ ਯੂਜ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਆਪਣੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ 2-3 ਸਟੇਸ਼ਨ ਉਦੋਂ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸੀ ਉੱਥੇ ਆਟੋ ਰਿਕਸ਼ਾ ਵਾਲਾ ਜਾ ਕੇ ਬੈਟਰੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਮਾਡਲ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਲਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਮਾਡਲ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਫਿਕਸ ਬੈਟਰੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਟੋ ਰਿਕਸ਼ਾ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਆਉਣ ਦੀ ਵੀ ਕਿਤੇ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਆਫ ਟਾਈਮ ਹੈ ਉਹਦਾ, ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਚਾਰਜ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ 3-3.5 ਘੰਟੇ 'ਚ ਚਾਰਜ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਚਾਰਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਾਊਂਡ 120-25 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਇਹ ਚੱਲੇਗਾ। ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਜੋ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪੋਲਿਸੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕੰਮ ਹੈ। ਅਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਵੀ ਘਟੇਗਾ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਸਟਮਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਰੀਜ਼ਨੇਬਲ ਫੇਅਰ 'ਤੇ ਟਰੈਵਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੂਗਾ। ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੀਇੰਗ ਏ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਸੀਂ ਵੀ 40 ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਬੱਸਾਂ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹਦਾ ਲੈਟਰ ਆਫ ਇੰਟੈਂਟ ਜਾਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਅਗਸਤ-ਸਤੰਬਰ 'ਚ ਉਹ ਬੱਸਿਸ ਸਾਡੀਆਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਚੱਲਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਵੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪੋਲਿਸੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਬੱਸਿਸ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਹੀਕਲਸ 'ਚ ਹੀ ਕਨਵਰਟ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਬੱਸਿਸ ਹੀ ਚਲਾਈ ਜਾਣ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਰਕੇ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਹੀਕਲ ਪੋਲਿਸੀ ਵੀ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਾਊਂਡ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਾਇੰਸ ਐਂਡ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਉਹਦੇ ਨੋਡਲ ਅਫਸਰ ਨੇ। ਆਲਰੇਡੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ 70-80 ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਚਾਰਜਿਸ ਆਲਰੇਡੀ ਇੰਸਟਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਖ ਰਾਖ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗੀ ਉਹਦਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਇਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਹੀਕਲਸ ਗ੍ਰੈਜੂਅਲੀ ਵੱਧਦੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਪਬਲਿਕ ਪੁਆਇੰਟਸ 'ਤੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਇਓਰਟੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਅਤੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਰਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਬਲਿਕ ਪਾਰਕਿੰਗ ਪਲੇਸਿਸ 'ਤੇ ਵੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਚਾਰਜਿਸ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਇਓਰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਕਿੰਗ ਫੀਸ ਤੋਂ ਵੀ ਕੁਝ ਕੰਸੈਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਮੋਡੈਲਿਟੀਜ਼ ਫਾਈਨਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਫਾਈਨਲ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਅਤੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹੀਕਲ ਨੂੰ
ਅਸੀਂ बढ़ावा ਦੇਵਾਂਗੇ, ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ। ਤੇ ਉਸੇ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਜੋ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਟੈਪ ਚੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਬੜਾ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮੇਰੀਆਂ ਬੈਸਟ ਵਿਸ਼ੇਸ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ ਅੱਛਾ ਚੱਲੇ। ਇਹ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਸਟਮਰ ਦਾ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜੋ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਟਰੈਵਲ ਕਰਨਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇ। 40% ਜਿਹੜੀ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਇਹ ਲੋਕਲ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੋ? लोकल, हाँ जी, लोकल ट्राई सिटीज़। हाँ जी, देखिए चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन ने आज से कोई अंदाजन 5 साल पहले डीजल ऑटो बैन कर दिए थे। भी जो भी चंडीगढ़ में ऑटोज़ चलेंगे इट शुड बी ऑन CNG टू चेक पोल्यूशन, और ताकि इसमें लोगों को भी सहूलत मिल सके और इकॉनमी भी अच्छी आए, ये सारा आए। बट जैसे ही इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी आई, कंपनीज ने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनाने शुरू किए, तो चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन ने पहले 2020 तक टैक्स माफ़ किया हुआ था, 17 से 20 तक भी कोई भी किसी तरह का इलेक्ट्रिक व्हीकल यहाँ रजिस्टर होगा उसको हम रोड टैक्स पे जो टैक्स है उसको माफ़ी देंगे। वो बढ़ा के अब 2023 तक कर दिया गया है। तो जिसके तहत इन्होंने पहले भी पिछले साल स्वैप बैटरी होती थी वो ऑटो लॉन्च किए थे। तो इन्होंने बताया कि उसके अराउंड 100 ऑटोज़ ऑलरेडी रोड्स पे आ चुके हैं। अब इन्होंने फिक्स बैटरी के साथ नया मॉडल लॉन्च किया है जिसमें वो अपने घर पे भी चार्ज कर सकता है। जो हम पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर चार्जिंग का क्रिएट करने जा रहे हैं वहाँ पे भी अपने ऑटोज़ या अपने प्राइवेट व्हीकल्स चार्ज कर पाएंगे। तो मैं समझता हूँ कि जैसे ट्रांसपोर्ट भी 40 बसेस अभी इंट्रोड्यूस कर रहा है, तो ग्रेजुअली जैसे जैसे हमारी बसेस की लाइफ ख़त्म होएगी हम उसको इलेक्ट्रिक बसेस से रिप्लेस करने जा रहे हैं। ऐसे ही जो प्राइवेट व्हीकल्स हैं उसमें भी कई कंपनीज अपने मॉडल्स लेके आ रही हैं, क्योंकि एक गाड़ी पे अराउंड 6 to 8% टैक्स होता है, इट वेरीज अप टू 12%। तो एक सब्सटेंशियल अमाउंट चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन ने ऑलरेडी माफ़ कर दी है कि कोई भी इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदेगा तो उस पर हम टैक्स नहीं लेंगे। बट वी आर फोकसिंग ऑन क्रिएटिंग दी पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर आल्सो, सो दैट कि जब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आएँ उनको अपने घर के बिना जो पब्लिक यूटिलिटीज़ हैं, गवर्नमेंट ऑफिस हैं, या लांटे मॉल जैसा हो गया, सुखना लेक हो गया, रॉक गार्डन हो गया, वहाँ पे हम सफिशेंट प्रोविजंस करें सो दैट वहाँ पे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स अपना पब्लिक प्लेसेस पे भी चार्जिंग हो सके। तो आने वाले टाइम में वाई लॉस में भी अमेंडमेंट हम चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन करने जा रहा है कि कोई भी पब्लिक प्लेस बनता है तो उसमें एडिक्वेट इलेक्ट्रिक चार्जिंग फैसिलिटी का प्रोविज़न होना चाहिए। बड़े पार्किंग प्लेसेस होंगे, मॉल्स होंगे, तो उनमें डेडिकेटेड ये इलेक्ट्रिक चार्जिंग फैसिलिटी बनेगी। इंडिविजुअल हाउसेस में भी बनना हो। सीसीटीवी कैमरा के इस फुटेज में आइए आपको दिखाते हैं कि कैसे चोर आपकी नाक के नीचे से सामान उड़ा ले जाते हैं। चंडीगढ़ के सेक्टर 21 स्थित महेशपुर निवासी संतोष कुमार ने सेक्टर 21 पुलिस चौकी को शिकायत दी और बताया कि उसने शनिवार रात को घर के बाहर अपना बाइक खड़ा किया था। जब वह सुबह उठा तो उसका बाइक चोरी हो चुका था, जिसके बाद उसने पुलिस में शिकायत दी। वहीं पास में लगे सीसीटीवी कैमरा को चेक किया गया तो रात करीब 3:30 बजे एक युवक चेहरा ढाक कर आया और उसने बाइक में चाबी लगाकर बाइक को ऑन कर दिया, जिसके बाद बाइक स्टार्ट करके ले गया। कुछ दूरी पर उसका एक साथी भी खड़ा था, वो भी बाइक पर सवार होकर फरार हो गया। बहुचर्चित सुनपेड़ अग्निकांड मामले में आज पंचकुला स्थित हरियाणा की विशेष सीबीआई कोर्ट में सुनवाई हुई। पिछले सुनवाई में सीबीआई कोर्ट ने सभी 11 आरोपियों की दाखिल क्लोजर रिपोर्ट की थी। सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट में सभी आरोपियों को क्लीन चिट दी गई थी। अब इस मामले में आज बड़ा फैसला आया है। बचाव पक्ष ने दावा किया था हत्या मामले में नामजद किसी भी व्यक्ति की हत्या में कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं थी। सभी पर यह मामला आपसी रंजिश के चलते दर्ज करवाया गया था। नतीजतन 11 आरोपियों की क्लोजर रिपोर्ट में भी सभी आरोपियों को क्लीन चिट दी थी। सीबीआई कोर्ट द्वारा इस रिपोर्ट के आधार पर बड़ा फैसला सुनाया गया है। आपको बता दें कि पिछले 4 वर्षों में इस मामले में सीबीआई को जांच में इन 12 आरोपियों के खिलाफ कोई साक्ष्य व गवाह नहीं मिला। काबिल जिक्र है कि फरीदाबाद के सुनपेड़ गांव में 20 अक्टूबर 2015 को हुए अग्निकांड में 2 बच्चों की मौत हो गई थी और उनके माता पिता झुलस गए थे। उस वक्त पुलिस ने पीड़ित जितेंद्र की शिकायत पर एक नाबालिग सहित 12 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया था। बाद में बचाव पक्ष की मांग पर 27 अक्टूबर 2015 को इस केस की जांच सीबीआई को सौंपी थी, जिस पर पीड़ित पक्ष ने भी अपनी सहमति जाहिर की थी। वहीं चार्जशीट दाखिल ना होने के चलते सीबीआई कोर्ट ने सभी आरोपियों को जमानत दे दी थी। आज ये सीबीआई कोर्ट में लगा हुआ था सुनपेड़ मामला, तो इसमें आज ये ऑर्डर के लिए फिक्स था, तो कोर्ट ने आज सभी आरोपियों को डिस्चार्ज कर दिया है। और ये जो केस था 2015 से में रजिस्टर हुआ था इन 11 आरोपियों के अगेंस्ट। तो इन पे जो जितने भी आरोप लगे थे सभी कोर्ट सभी से डिस्चार्ज कर दिया गया, अब ये बरी कर दिया गया एक तरह से, नहीं कह सकते हैं?
एक्चुअली इसमें क्या हुआ था कि 2015 में 2 बच्चों की डेथ का मामला था ये, जिसमें एक की उम्र 2 साल और दूसरी लड़की की उम्र 9 महीने थी। तो उनकी आग लगने से उनकी मौत हो गई थी। उसके अंदर जो कंप्लेनेंट जितेंद्र कुमार था, जो उनका फादर था, उसने 11 लोगों के अगेंस्ट ये एफआईआर रजिस्टर करवाई थी, जो बाद में सीबीआई को ट्रांसफर कर दी थी। उनका आरोप था कि 11 आदमी घर में घुस के कूद के आए और उन्होंने अंदर सोते हुए बच्चों के ऊपर बेड पे खिड़की से तेल फेंका और उसके बाद माचिस की तिल्ली से वहां पे आग लगा दी। इन्वेस्टिगेशन हुई, इन्वेस्टिगेशन करके ये फोरेंसिक की रिपोर्ट में आया कि वहां पे कहीं भी कोई ऐसे एविडेंस नहीं मिले कि कोई लोग उसमें वहां पे एंटर करे हैं, और मोर ओवर जो आग लगी थी वो अंदर से लगी थी। इसमें ये भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि 11 जो ये आरोपी थे, इनका कोई एविडेंस नहीं आया कि ये वहां पे मौजूद थे। इसमें जो जितेंद्र है और उनकी फैमिली को ऑलरेडी हरियाणा पुलिस की तरफ से सिक्योरिटी मिली हुई थी। तो हरियाणा पुलिस के मुलाजिम वहां पे ऑलरेडी उन्हें सिक्योरिटी दे रहे थे। तो इसमें डिटेल इन्वेस्टिगेशन के बाद इनके खिलाफ डिस्चार्ज रिपोर्ट फाइल कर दी थी सीबीआई ने, और आज इन पे बहस होने के बाद इन्हें आज डिस्चार्ज कर दिया। तो ये था हमारा आज का ट्राई सिटी बुलेटिन। आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। इस प्रोग्राम को लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बेल आइकन दबाएं। नमस्कार।